कई ट्यूटोरियल्स में मैं सीवी तिवारी सभी बच्चों और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, इसके पहले जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम लोगों का लास्ट टॉपिक था। ऑप्टिक्स में लेंसों का संयोजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह दो तरह से होता है। दो लेंसों को सटा कर रखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, यह हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़े भी हैं। दो लेंसों को सटा कर रखें तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। और दूसरा जो वीडियोस या टॉपिक है, देखो सामने है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। अगर दो लेंसों को एक दूसरे से अलग रखें और वह कॉम्बिनेशन बनाएं तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, इसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ, एक रिजल्ट जिसका हम लोग यूज करेंगे। मान लिया जाए कि यह एक उत्तल लेंस है और यह इसका द्वारक हुआ, यह इसकी फोकस दूरी, यह इसका यह प्रकाशीय केंद्र, यह मुख्य अक्ष। मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष पर P एक बिंदुवत वस्तु है। यहाँ से एक किरण सीधे चली जाएगी, दूसरी किरण लेंस पर आपतित होगी और अपवर्तित होने के बाद पहले सतह से या पहली किरण से I बिंदु पर मिलेगी। तो I वस्तु P का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर लेंस नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण सीधे चली जाती। तो यह जो कोण हुआ, विचलन का कोण हुआ, लेंस L के कारण प्रकाश की अपवर्तित किरण जिसको सीधे जाना चाहिए था विचलित हो गई। यह O हुआ, अगर इसको हम लोग P मान लेते हैं तो P से O आपतन बिंदु की ऊंचाई हुई। जैसा कि जानते हो, यह वस्तु की दूरी है, निगेटिव होगी, यह प्रतिबिंब की दूरी है, पॉजिटिव होगी, फोकस दूरी लेंस का f होगा। तो हम लोग किसी लेंस के फोकस दूरी, आपतन बिंदु की ऊंचाई और विचलन के कोण के बीच में संबंध निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस संबंध का उपयोग हम लोग इस सूत्र के निकालने में करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हो, यह P तो एक मिनट, यह Q कर देते हैं। यह PQI एक त्रिभुज है जिसमें यह बहिष्ठ कोण है और यह बहिष्ठ कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। एक अंतः कोण अल्फा मान लेते हैं और दूसरे अंतः कोण को बीटा मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQI में जो बहिष्ठ कोण है डेल्टा, यह बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। अब जैसा कि समझ सकते हो, यह त्रिभुज है QOP या POQ, यह समकोण त्रिभुज है जिसमें यह लंब है और यह आधार है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज POQ में अगर हम लोग tan अल्फा निकालें तो यह लंब बटा आधार के बराबर होगा। और जैसा कि हम लोग ऑप्टिक्स में यूज करते हैं, यह कहते हैं कि यदि अल्फा छोटा कोण हो और इसको रेडियन में मापा जाए तो tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा के होगा और इसलिए अल्फा बराबर -h/u होगा। अब हम लोग इधर वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज QOI में अगर इसमें tan बीटा निकालें तो यह h/v होगा, लंब बाई आधार, और इसलिए बीटा बराबर h/v लिख सकते हैं। अब यह समीकरण देखो, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा का मान -h/u, बीटा का मान h/v। तो पहले तो h कॉमन ले लें और इसका चेंज कर दें तो यह प्लस पहले माइनस बाद में। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं लेंस फॉर्मूला में 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू h/f।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यह कि किसी लेंस में विचलन का कोण बराबर होता है आपतन बिंदु की ऊंचाई बटा फोकस दूरी। विचलन के कोण का मान होता है आपतन बिंदु की ऊंचाई बटा फोकस दूरी। यह हम लोग के टॉपिक में पढ़ना तो नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए इसको कहीं अलग से नोट कर सकते हो, इसको लिख ले सकते हो। एक बार फिर से देख लो। एल उत्तल लेंस हुआ, ओ इसका प्रकाशीय केंद्र हुआ, यह एक्स डैश को मान लेते हैं कि यह मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर P एक बिंदुवत वस्तु हुई। इससे चलने वाली पहली किरण जो मुख्य अक्ष के अनुरेख चलती है बिना विचलित हुई आगे चली गई, क्योंकि लेंस के सतह पर यह लंबवत आपतित हो रही है। दूसरी किरण लेंस के Q बिंदु पर आपतित हुई, ऐसा Q है, लेंस के Q बिंदु पर आपतित हुई और अपवर्तित होने के बाद पहली किरण से I बिंदु पर मिली, तो I वस्तु P का वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। अगर लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण Q से सीधे आगे बढ़ती, लेंस के कारण प्रकाश की किरण मुड़ी तो यह विचलित हो गई और यह विचलन का कोण है जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने यह कहा कि यह जो त्रिभुज है PQI, इसमें डेल्टा विचलन का कोण है। इस कोण को हम लोगों ने अल्फा माना, इसको बीटा माना, तो डेल्टा बराबर है बहिष कोण अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अब त्रिभुज लेते हैं POQ, यह त्रिभुज, और इसमें हम लोग tan अल्फा का मान निकालते हैं। tan अल्फा, चूंकि अल्फा छोटा कोण है इसलिए tan अल्फा को लगभग अल्फा के बराबर मानते हैं, और अल्फा का मान यहाँ मिला -h/u, लंब बटा आधार। उसी तरह से यह दूसरा जो त्रिभुज है QOI, इसमें बीटा का मान मिला h/v। इस दोनों अल्फा और बीटा के मान को हम लोगों ने यहाँ पुट किया, तो हम लोगों को यह सूत्र मिला कि विचलन का कोण डेल्टा बराबर आपतन बिंदु की ऊंचाई बटा फोकस दूरी। किसी लेंस में, यह उत्तल लेंस के लिए हम लोग निकालें या किसी भी लेंस के लिए लागू होगा कि किसी लेंस में विचलन का कोण डेल्टा आपतन बिंदु की ऊंचाई और फोकस दूरी के अनुपात के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। बहुत अच्छा याद रखना, इसको समझने के लिए जरूरी है डेल्टा का मान। अब हम लोग अपने इस टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों का टॉपिक है D दूरी से विलग दो पतले लेंसों का संयोजन। चित्र में देखो, यह पहला लेंस है L1, दूसरा लेंस है L2। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग D माने हैं। L समतुल्य लेंस है, यह डॉटेड लाइन से बनाया गया, मतलब यह है नहीं, हो सकता है या यहाँ रखा जा सकता है। जब समतुल्य लेंस होगा तो ये दोनों नहीं होंगे और ये दोनों होंगे तो समतुल्य लेंस नहीं होगा। तो इसमें L1 पहला लेंस हुआ, L2 दूसरा लेंस हुआ, L समतुल्य लेंस हुआ, x डैश तीनों के लिए मुख्य अक्ष हुआ। 1 को क्या कहें तो O1 पहले लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र है, O दूसरे लेंस का समतुल्य लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, और O2 दूसरे लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। फिर समझ लो कि O1 पहले लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, O2 दूसरे लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, और O समतुल्य लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। अब हम लोग मान लें कि कोई वस्तु जो बहुत दूर है उससे आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। प्रकाश की कोई एक किरण पहले लेंस के A बिंदु पर आपतित हुई। अगर L2 नहीं होता, L1 तो है नहीं, अगर L2 नहीं होता तो पहले लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के I' बिंदु पर मिलती। ध्यान दो, L नहीं है, इमेजिन हम लोगों ने किया है, लेकिन L2 नहीं होता तो पहले लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के I' बिंदु पर मिलती, और इस स्थिति में जो वस्तु दूर है उसका प्रतिबिंब I' होता। परंतु दूसरा लेंस तो है
तो दूसरे लेंस से एक बार फिर प्रकाश का अपवर्तन हुआ और अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से आई बिंदु पर मिली, तो आई दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है। यह होता, लेकिन यह है। इस तरह कंडीशन हम लोगों को पीछे भी मिले हैं। अब मान लें कि ए और बी नहीं है, समतुल्य लेंस एल है, तो प्रकाश की किरण इसके बी बिंदु तक आएगी और वहां से अपवर्तित होने के बाद आई पर मिलेगी। यानी कि यह समतुल्य लेंस एल अकेले दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आई बिंदु पर बनाएगा, जबकि L1 और L2 एक साथ मिल करके आई पर प्रतिबिंब बनाते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले कॉम्बिनेशन में लिखा भी है कि समतुल्य लेंस वह लेंस है जो दो लेंसों के संयोजन के बदले अकेले कार्य करता है। अब यहां देख सकते हो कि अगर L1, L2 या L कुछ नहीं होता तो प्रकाश की किरण A से सीधे आती, C से आगे निकल जाती है, परंतु L1 के कारण यहां से अपवर्तित हुई, L2 के कारण यहां से फिर से अपवर्तित हुई, तो यह जो कोण हुआ यह विचलन का कोण हुआ L1 के लिए, यानी कि पहले लेंस के कारण प्रकाश यहां से विचलित हुई, और यह दूसरे लेंस के लिए विचलन का कोण हुआ, यहां देख सकते हो। और अगर ये दोनों नहीं होते तो यह समतुल्य लेंस के कारण विचलन का कोण होता। अब जो हम लोगों को यहाँ त्रिभुज मिला है डी आई और आई डैश, इसमें यह कोण डेल्टा 1 है, या डेल्टा 1 कोण है, देख सकते हो यह कोण डेल्टा 1 है, तो दोनों एकांतर कोण है। उसी तरह से यह कोण डेल्टा है, यह कोण डेल्टा है, यह भी दोनों एकांतर कोण है, और यह कोण डेल्टा 2 है। तो त्रिभुज डी आई डैश आई में डेल्टा बहिष कोण है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 अंतः कोण है। तो हम लोग यहीं से इसका कैलकुलेशन शुरू करेंगे। त्रिभुज डी आई डैश आई में डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। देखो यहाँ विचलन का कोण आया, और इसीलिए मैंने शुरू में ही इसका सूत्र बताया था, और यह बताया था कि डेल्टा बराबर कितना होता है, तो आपतन बिंदु की ऊंचाई बटा फोकस दूरी। अब हम लोग मान लें कि पहले लेंस के लिए आपतन बिंदु की ऊंचाई h1 है, कहां से कहां तक, तो O से A तक, O1 से A तक। समतुल्य लेंस के लिए आपतन बिंदु B है, तो इसके लिए भी आपतन बिंदु की ऊंचाई h1 ही होगी, वह O से B तक। और दूसरे लेंस के लिए आपतन बिंदु D है, तो इसके लिए आपतन बिंदु की ऊंचाई मान लेते हैं S2। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो समतुल्य लेंस के विचलन का कोण है डेल्टा, तो डेल्टा के लिए लिखेंगे आपतन बिंदु की ऊंचाई h1 बटा फोकस दूरी f। दूसरा जो है डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 के लिए लिखेंगे आपतन बिंदु की ऊंचाई h1 फोकस दूरी f1, और डेल्टा 2 के लिए लिखेंगे आपतन बिंदु की ऊंचाई s2 और फोकस दूरी f2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हो कि अगर यह s2 नहीं होता तो यहीं पर सूत्र निकल जाता। अब s2 है तो हम लोग s2 को या तो h1 में बदलें या h1 को s2 में बदलें। बच्चों यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसान मेथड का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिससे हम लोग S2 को S1 बदलेंगे। और इसके लिए हम लोग चित्र में देखो त्रिभुज ले रहे हैं ACD, त्रिभुज A, यह C और यह D, ACD। इसमें यह कोण है डेल्टा, समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री कोण C बिंदु पर है, तो कोण के सामने लंब होता है, तो C से D लंब हुआ। जैसा कि समझ सकते हो O2 से C, O से B और O1 से A। फिर से देखो O2 से C, O से B और O2 से A तीनों बराबर हैं और तीनों H1 है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इस त्रिभुज में लंब लेना है C से D, तो इसके लिए O2C में से O2D घटाएंगे, यानी कि H1 में से H2 घटाएंगे।
तो इस त्रिभुज में ए सी डी में हम लोग tan डेल्टा 1 ले रहे हैं और tan डेल्टा 1 का मान लंब बटा आधार, लंब हो गया सी डी और आधार हो गया ए सी। सी डी को लिख सकते हैं O2C माइनस O2D अपॉन ए सी। और चूंकि tan डेल्टा 1 बहुत छोटा कोण है इसलिए tan डेल्टा 1 लगभग डेल्टा 1 के बराबर होगा और उस स्थिति में डेल्टा 1 बराबर हम लोग मान सकते हैं H1 माइनस H2 अपॉन D। O2C यहाँ देख सकते हो O2 से C H1 है, O2 से D H2 है और A से C दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। डेल्टा 1 का मान यहां से रख सकते हैं, देखो डेल्टा 1 बराबर H1/F1। तो हम लोग यह कहेंगे कि या H1 अपॉन F1 इज इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन D। अब अगर D को हम लोग H1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को मिलेगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H1D अपॉन F1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 करते हैं, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अब समीकरण 2 के अनुसार, अब समीकरण 2 से हम लोग H2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से अगर H2 को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा। तो H1 माइनस H1D अपॉन F1 इज इक्वल टू H2। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि देयरफॉर H2 इज इक्वल टू H1 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस D अपॉन F1 हुआ। अब समीकरण 1 देखो, अब समीकरण 1 से H1 अपॉन F, ठीक है, इज इक्वल टू H1 अपॉन F1, यह भी ठीक है। H2/F2, H2 में F2 से डिवाइड करना है, यह H2 का वैल्यू है। अगर हम लोग इसमें H2 में F2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी F2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो H2/F2 बराबर हो जाएगा, H2/F2 बराबर होगा H1/F2 इंटू 1 माइनस D/F1। अब यह समझना बड़ा आसान है कि अगर हम लोग H1 कॉमन निकाल लें तो यह H1 कॉमन निकल गया, यहाँ हो गया 1/F। इस सब में से H1 कॉमन निकाल लेते हैं तो यह हो गया 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस 1/F2 और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1/F2 और 1 माइनस D/F1, 1 माइनस D/F1। तो H1 कट गया और यहाँ से हम लोगों ने समतुल्य लेंस के लिए फोकस दूरी का मान निकाला। यहाँ देख सकते हो, देयरफॉर 1/F इज इक्वल टू 1/F1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/F2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस D/F1F2, माइनस D/F1F2। यह D दूरी से विलग, विलग मतलब अलग, दो लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी का व्युत्क्रम हुआ। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/F इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो गया F1F2 और यह हो गया F2 प्लस F1 माइनस D। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें तो F इज इक्वल टू F1F2 अपॉन F1
प्लस F2 माइनस डी। तो यह मिला समतुल्य लेंस F की फोकस दूरी का सूत्र। समतुल्य लेंस F L की फोकस दूरी का सूत्र होगा बराबर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। अगर याद होगा तो इसके पहले वाले जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने एक दूसरे से सटे हुए दो लेंसों का संयोजन निकाला था और उसमें सूत्र आया था F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब इस चित्र में इमेजिन करो कि L2 को L1 की ओर ले जा रहे हैं तो D का मान घटेगा, और अगर दोनों को सटा दें तो D का मान 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण में अगर D का मान 0 कर दें तो यह सूत्र मिल जाएगा। तो यह सूत्र हुआ एक दूसरे से सटे हुए दो लेंसों के लिए, और यह सूत्र हुआ एक दूसरे से अलग दो लेंसों के लिए। एक और चीज जो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि 1/f से पावर ऑफ लेंस मिलता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पुनः 1/f के लिए P इज इक्वल टू 1/f1 तो P1, 1/f2 तो P2 माइनस D P1 इंटू P2। यह समतुल्य लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र हुआ। समतुल्य लेंस की क्षमता P जो हुआ समतुल्य लेंस की क्षमता हुआ। यहाँ D का मान मीटर में होना चाहिए क्योंकि लेंस की क्षमता का सूत्र SI मात्रक डायोप्टर होता है, उसका CGS मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर D मीटर में होना चाहिए। अब इसमें हम लोग एक चीज समझ लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि अगर दोनों लेंसों के बदले समतुल्य लेंस L को रखा जाए, जैसा कि चित्र में देख सकते हो, तो कहाँ रखा जाए, यानी समतुल्य लेंस को कहाँ रखें कि वह दोनों लेंसों के बदले अकेले कार्य करे, यानी वस्तु का प्रतिबिंब I पर ही बनाए। तो हम लोगों ने मान लिया है कि समतुल्य लेंस को दूसरे लेंस से x दूरी पर रखा गया है, और जैसा कि चित्र में देखते हो अगर दोनों लेंसों के बीच की दूरी d है और दूसरे लेंस से समतुल्य लेंस की दूरी x है, तो पहले लेंस से d माइनस x हुआ। तो अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल लें तो यह समतुल्य लेंस की स्थिति यानी पोजीशन का वैल्यू देगा, और इसके लिए चित्र में देखो हम लोग यूज करेंगे त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, इसमें tan डेल्टा ले लेते हैं और यह लंब बटा आधार होगा। इसका लंब हो गया CD, आधार हो गया BC, लंब CD हम लोग निकाल चुके हैं H1 माइनस H2 होगा, और यह x होगा। अब चूंकि डेल्टा छोटा कोण है और अगर इसको रेडियन में मापते हैं तो tan डेल्टा लगभग बराबर डेल्टा के है। इस स्थिति में डेल्टा इज इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन x लिख सकते हैं, और समीकरण 1 के अनुसार H1 का मान है, डेल्टा का मान है H1/f, तो यह बराबर हो गया H1 माइनस H2 अपॉन x। अब अगर x का मान निकालना है तो x को इधर ले आए, या x हो गया, यह हो गया H1 माइनस H2 और यह हो गया f/H1। यह f ऊपर H1 नीचे, और समीकरण 2 में H1 माइनस H2 का मान लिखा हुआ है और उसका मान है H1D/F1
और यहाँ हो गया F/H1, H1 कैंसिल हो गया, तो हम लोग x का वैल्यू निकाले dF/F1। इस सूत्र से हम लोग समतुल्य लेंस की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों लेंसों के बीच समतुल्य लेंस को कितनी दूरी पर रखा जाए। बच्चों, ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आया है। जिस विधि से हम लोगों ने यहाँ पर इसका सूत्र निकाला हुआ सबसे आसान विधि है। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट करो या कांटेक्ट करो, इसको पढ़ो, इसको समझो। अगले वीडियोस में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।